ये कार्य आगे बढ़ने के साथ ही वाराणसी में गोकुल ग्राम की तर्ज पर प्रदेश के अंदर भी हर न्याय पंचायत स्तर पर फिर बाद में इस गोकुल ग्राम के रूप में इस तर्ज पर इसको आगे बढ़ाने की एक बृहद कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और निराश्रित गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में भी एक नई कार्य योजना की घोषणा आज यहाँ पर की गई है। खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से मुक्ति का एक अभियान प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है। टीकाकरण की कार्रवाई लगभग हम पूर्णता की ओर लेके चल रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी योजना उन लोगों के लिए की गई है। प्रदेश के अंदर व्यापारियों के लिए भी जो 5 लाख रुपए की व्यापारी कल्याण की योजना थी, अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हो, वह भले जीएसटी देता हो या न देता हो, ये बात का विषय है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन लोगों का रिटर्न भरने की ट्रेनिंग देने और 10 लाख रुपए तक की कोई दुर्घटना उनके साथ होती है, उस व्यापारी के साथ कोई कैजुअलिटी होती तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की एक कवर प्रदेश ने इसमें उपलब्ध करवाने के कार्य किया और प्रदेश ने इसमें काफी बड़ा कार्य इस दिशा में प्रारंभ किया है। यह एक बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर उन क्षेत्रों में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां पे टेलीमेडिसिन के लिए और टेली कंसल्टेशन के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था बजट में इस बार की गई है और इस व्यवस्था के माध्यम से हम लोग काफी बड़े स्तर पर प्रत्येक नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलेगी। कुछ नई चीजें जो वास्तव में यहां पर उपलब्ध हो सकती हैं, लखनऊ में हम लोगों ने एक एनआईवी पुणे की तर्ज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, जो भारत सरकार का संस्थान है और किसी भी प्रकार के वायरस के समय से पहचान करने और फिर उस वायरस के खिलाफ उस प्रकार के वैक्सीन को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा सके, इसके लिए एक उस प्रकार का संस्थान प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर यहां पर बनाने की एक कार्य योजना को बजट में दिया है, जिसमें केजीएमयू, सीडीआरआई, एकेटीयू मिलकर के उस प्रकार का एक संस्थान लखनऊ में बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में कोविड-19 जैसा कोई अगर वायरस प्रदेश में किसी भी प्रकार का या उत्तर भारत में कहीं भी उसका अटैक होता है तो समय से हम उसकी पहचान कर सकेंगे और उस से फिर वैक्सीन के निर्माण में भी ये सहायक हो सकेगा। इसके लिए एक बड़ा कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चाहे वह या पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना को हो या प्रदेश के आयुष विश्वविद्यालय का है, प्रदेश के अंदर एक नए हम लोगों ने यहाँ पे विधि विश्वविद्यालय का लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में बनाने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है। तो साथ ही साथ केजीएमयू में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के साथ ही एक एसजीपीसीआई के लिए भी एक डायबिटीज रेटिनोपैथी की एक नई घोषणा इस बजट में की गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय बेहतरीन सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक नया कार्य यहाँ पर उपलब्ध कराने में काफी मदद करेगा। मित्रों, जल जीवन मिशन हर घर नल पहुंचाने की योजना है। जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के समय उत्तर प्रदेश का आच्छादन 2% से कम था और आज इसको हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए व्यापक कार्य योजना। हमारा यह मानना है कि अगर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए तो आधी से अधिक बीमारी उसकी दूर हो जाती है। हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान करने में काफी बड़ी मदद हमें मिली है। इसमें हमारे 2 आधार थे। एक था स्वच्छ भारत अभियान, हर परिवार के पास एक शौचालय उपलब्ध कराना, और दूसरा था शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। 38 जनपदों में प्रतिवर्ष 1200 से 1500 जिन बच्चों की मौत होती थी, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों की लगभग 1200 से 1500 मौतें प्रतिवर्ष होती थी। पिछले 4 वर्ष के दौरान अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम लोगों ने एक जो प्रयास प्रारंभ किया, उसका परिणाम है
बीमारी पे 75% नियंत्रण करने और मौत पर 95% तक नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। एक बड़ी सफलता इसमें प्राप्त हुई है और अब उसी दिशा में नए प्रयास प्रारंभ करने के लिए हर घर नल की इस योजना को भी हम, जिससे प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, बिंद का क्षेत्र हो, आर्सेनिक, फ्लोराइड या खारा पानी की समस्या से जो क्षेत्र जूझ रहे हैं या जहां पे अन्य समस्याएं हैं, उन सभी को ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए लगभग 17,000 करोड़ रुपए की बड़ी व्यवस्था बजट में की गई है, जिससे हर एक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम कर सकेंगे। और केवल योजना लागू ही नहीं होना, बल्कि इस योजना को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो इस योजना के साथ जुड़ेगा उसको 10 वर्षों तक उस योजना की देखभाल करने की भी जिम्मेदारी लेनी है। ये इसके साथ जोड़ा जा रहा है, इसलिए एक बड़ा कार्य इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ इसको जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों का दायरा बढ़ा है। पहले हमारे पास कुल 653 नगर निकाय थे, आज ये बढ़ करके इनकी संख्या लगभग 734 के आसपास इनकी संख्या पहुंच रही है। एक बड़ी संख्या इनकी बढ़ रही है। तो शहरी क्षेत्रों में भी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए 10 स्मार्ट सिटी भारत सरकार ने घोषित की थी राज्य सरकार के साथ मिलकर के। जो 7 अन्य नगर निगम थे उन्हें राज्य सरकार अपने खर्चे पर स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने जा रही है और राज्य सरकार के खर्चे पर उनका यहाँ पर विस्तार, उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना प्रदेश सरकार ने यहाँ पे प्रारंभ की है। इसके साथ ही 60 शहर हमारे ऐसे हैं जो अमृत योजना से आच्छादित हैं। वहाँ पे पेयजल के साथ साथ सेवर आदि की व्यवस्था के आगे बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने और शेष अन्य लोगों के लिए एफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम, जिनके पास अपने स्वयं की लैंड नहीं लेकिन वे शासन की आवासीय सुविधा से लाभान्वित हो सकेंगे, एफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और ये बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश के अंदर ये चीजें आगे चल रही हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में जो सुधार हुआ है, देश ने भी दुनिया ने भी उसको सराहा है। 2016 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, 2017 में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर आया और आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ये प्रदेश ने जो रिफॉर्म किए हैं, हम लोगों ने हर एक फील्ड में काफी सुधार किए हैं, जिससे देश के अंदर सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में प्रदेश बना है। इस दौरान आपने देखा होगा, देश कोरोना कालखंड के दौरान जब हर जगह अव्यवस्था थी, लोग अपने को नहीं संभाल पा रहे थे, तब हम कोरोना प्रबंधन की बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे थे इतने बड़े प्रदेश में। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए जिसमें देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में आया है और यह चीन से आया है। ये निवेश चीन से उत्तर प्रदेश में आया, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क की स्थापना के लिए 6,000 करोड़ रुपए की ये कार्य योजना क्रियाशील हो चुकी, यानी इसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर ऐसे ही अभी आइका का एक 5,500 करोड़ रुपए के नए निवेश को लेकर के भी जो जिनका सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है, उन पर उनके द्वारा यहाँ पर एक नए निवेश को यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम लोगों ने इस फील्ड में जो कार्य किए हैं उसके माध्यम से इसमें काफी इससे संभावनाएं इससे आगे बढ़ी हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा का एक माहौल दिया है। अपराध की प्रकृति समय के अनुरूप बदली है और प्रदेश सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित किया है। बजट में हमने इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश का पहला फॉरेंसिक एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे हम लोग लखनऊ में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पर लखनऊ में ही स्थापित करने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी रेंज स्तर पर 18 रेंज है पुलिस के, 18 रेंज स्तर पर 18 फॉरेंसिक लैब जो लेवल 2 और लेवल 3 की हैं, इन्हें वहां पर स्थापित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया। तेजी से इस पे कार्य चल रहा है। प्रदेश में 2016 तक
16-17 तक केवल एक साइबर थाना था। आज हम लोग हर जनपद में साइबर थाना स्थापित करने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा चुके हैं। ये प्रदेश को नए यानी समय के अनुरूप हम लोग प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों पर अंकुश कसने के लिए उस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रदेश में रोजगार सृजन का एक बहुत सशक्त माध्यम है और इस सशक्त माध्यम का उपयोग भी प्रदेश ने किया है और बजट में इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश में एक तो बंद पड़ी जो हमारी कताई और स्पिनिंग मिली थी, इनको हम फिर से पीपीपी मोड में चलाने और अन्य तरीके से इनके लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना के लिए बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रदेश साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना को, जो देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी है, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। और साथ साथ प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाइए, अपना यूनिट लगाइए और 1000 दिन के अंदर बाकी औपचारिकताओं को आप पूर्ण करिए। ऐसा नहीं कि लाइसेंस के अभाव में या एनओसी के अभाव में आप अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। एमएसएमई को इससे हमने मुक्त करते हुए और उसमें अन्य जो रिफॉर्म करने थे, ये भी रिफॉर्म करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और उस दिशा में तेजी से विकास करने के साथ ही प्रदेश में जो भी इस क्षेत्र में युवा कार्य करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में प्रावधानित की है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप सब जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा, इस पर विकास ये कार्य लगभग 80% पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इस पर लगभग 50% का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 25% से अधिक कार्य हमारा यहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी कार्य योजना को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और अब हम एक नए एक्सप्रेसवे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह है गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक। एक बड़े एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो अवशेष हमारी इंटर स्टेट या इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, उसको 4 लेन से जोड़ने के लिए भी, हमारे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में आज तक कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, उस हर गांव को भी सड़क की कनेक्टिविटी से प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से या फिर प्रदेश सरकार की ही किसी योजना के माध्यम से जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है और हर गांव डिजिटल होगा। आपने देखा होगा हर गांव में ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही है। कोरोना कालखंड में ही हमने इसे आगे बढ़ाया था। हर एक गांव में कॉमन सर्विस सेंटर बना करके और कॉमन सर्विस सेंटर में ही अब गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये गांव में ही डिजिटली प्राप्त होगा। इसके साथ ही हर गांव में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, गांव की हर एक महिला को गांव में ही रोजगार मिलेगा और अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में ही गांव में अपनी सेवा दे पाएगी। लोगों को बैंकों तक जाने और बैंकों के सामान्य कामकाज को और समय को बचत करने में एक बहुत निर्णायक भूमिका, क्रांतिकारी निर्णय इस क्षेत्र में एक तो लिया गया है। दूसरा, हर गांव में एक सामुदायिक शौचालय में भी गांव की एक महिला को रोजगार देने के लिए भी कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। यानी रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कार्य इस क्षेत्र में हुआ है। लेकिन साथ ही हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है। आप सब जानते हैं एयर कनेक्टिविटी में अयोध्या में हमारा जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसे हम डेवलप करने जा रहे हैं और यहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर, यहाँ पर हम लोगों ने एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर हमारा एक कार्य चल रहा है। अयोध्या एक एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा, इसको बाद में एक हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करेंगे। जेवर एयरपोर्ट, पहले वहां पे एक व्यवस्था थी कि वहां पे जो केवल 2 वहां पे एयर स्ट्रिप बनेंगे, लेकिन अब उससे बढ़ा करके 6 तक विस्तार देने के कार्य योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है।
जेवर का हमारा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वहां पे विकास की उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने को एक नया स्थान उसमें प्राप्त होगा, चाहे वह फिल्म सिटी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, फिल्म सिटी को वहां पे आगे बढ़ाने का हो, वहां पे एक आईटी सिटी के रूप में उसे डेवलप करने के लिए भी एक नई कार्य योजना के साथ हम लोगों ने वहां पे कार्य प्रारंभ किया है। हम लोगों के इसके अलावा प्रदेश के अंदर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। वाराणसी और लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले से ही भारत सरकार कार्य कर रही है, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र, ये सभी क्षेत्र भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। और इसके लिए प्रदेश सरकार तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश ने इस फील्ड में काम किया है, देश के अंदर अन्य राज्यों में इस प्रकार का कार्य इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर पुलिस के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उनके लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भी एक बड़ा कार्य प्रदेश ने इस बजट में भी उसकी व्यवस्था की है। और जितनी भी अवस्थापना सुविधाओं का विकास वहां पर होगा, आवासीय सुविधाओं का विकास होगा, इन आवासीय सुविधाओं का विकास महान क्रांतिकारी शहीद रोशन सिंह के नाम पर हर पुलिस लाइन में, हर पुलिस थाना में और हर एक पुलिस चौकी में ये अवस्थापना जो सुविधाओं का विकास, आवासीय सुविधाओं का विकास पुलिस के लिए किया जा रहा है, इन सभी के साथ उनको जोड़ने का कार्य हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर ये सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, ये बड़े स्तर पर कार्य हुआ है। लेकिन साथ साथ अपने देश के क्रांतिकारियों और देश के शहीदों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए चौरी चौरा महोत्सव हो, शताब्दी महोत्सव के माध्यम से हर एक क्रांतिकारी स्थल पर, हर एक शहीद स्थली के पुनरुद्धार, सुदृढ़ीकरण और सुंदरीकरण की कार्य योजना को भी प्रदेश सरकार ने अपने बजट का हिस्सा बनाया है। प्रदेश में सर्विस सेक्टर की अनंत संभावनाएं हैं और इसमें रोजगार की भी अनंत संभावनाएं हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ आपके सामने है। प्रयागराज कुंभ के माध्यम से कैसे, जहां पर महाकुंभ के समय में केवल 12 करोड़ ही श्रद्धालु और पर्यटक आ पाए थे, थोड़ी सी व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत किया। 24 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु उसी प्रयागराज कुंभ में वहां पर आए। अयोध्या दुनिया के अंदर एक नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हुआ है। जो फुटफॉल है अयोध्या का, अगर आप देखेंगे, अद्भुत है और बहुत उसको देख करके वास्तव में यानी अकल्पनीय है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है इस फील्ड का बेहतर उपयोग करने के लिए। हमें, हमारे पास व्यापक संभावनाएं इस फील्ड की, और खासतौर पर इस जो रिलीजियस, जो हमारे पास टूरिस्ट है या श्रद्धालु है, उसके लिए अयोध्या है, वह काशी है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, निमिष है, विंध्यवासिनी धाम है, देवीपाटन धाम है, सुख तीर्थ है, इन सभी के समग्र विकास के साथ, यानी यहाँ पे जनता को बुनियादी सुविधाएं मिल सके और यहाँ पे आस्था का भी सम्मान हो सके, इसके विकास की एक कार्य योजना तो हमने ली है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है कि प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म की जो संभावनाएं, हेरिटेज टूरिज्म के लिए जितनी संभावनाएं हैं, इन सभी को हम आगे बढ़ा सकें। चाहे वह आपने देखा होगा एक दीपोत्सव के कार्यक्रम ने या एक रंगोत्सव के कार्यक्रम ने बरसाना और वृंदावन को किस रूप में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। देव दीपावली ने काशी के देव दीपावली को कैसे दुनिया के अंदर एक नए इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया है। ये सारी चीजें हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस पूरे बजट में अनुसूचित जाति के लिए भी, जनजाति के लिए भी, पिछड़ी जाति के लिए भी पर्याप्त धनराशि व्यवस्था, उनके पुनरुद्धार और उनके कल्याण के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। लेकिन साथ ही साथ लखनऊ में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हो सके, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था इस बजट में, यहाँ पर इस बजट में इसका भी प्रावधान किया है। यानी अगर हम कहें कि यह बजट प्रदेश की 24 करोड़ भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ
प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर के समग्र विकास को और एक सर्वसमावेशी विकास को ध्यान में रख करके बनाया गया है। मैं एक लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट के लिए अपने वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त श्रीमती राधा चौहान जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देता हूं और एक अच्छे बजट के लिए, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए भी और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। पत्रकारों के लिए तो पहले हम व्यवस्था कर चुके हैं। नहीं, आवासीय सुविधा, मीडिया के लिए तो आवासीय सुविधा की भी और स्वास्थ्य बीमा का हम पहले ही कवर दे चुके हैं, व्यवस्था दी आगे हो चुका, बढ़ चुका, हमारे स्तर पर पहले हो चुकी है। बेहतरीन व्यवस्था उसमें की जा रही है और बेहतरीन व्यवस्था होगी। आप सबके सहयोग के लिए एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बजट प्रदेश के समग्र विकास को और सर्वसमावेशी विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।